हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे थे और अब हम पहुंचे हैं क्लास 7 की हमारे अतीत सेकंड जो है हिस्ट्री की बुक, जिसमें हम हैं आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विभिन्नताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और यह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा के से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में इसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये है चित्र लाल किला का, जिस पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। मुगल कौन थे? मुगल दो शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान ने से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों को प्रतियोगी उज्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये चित्र 2 है, जिसमें अलग अलग शासक बताए गए हैं, और इसमें है तैमूर, जिसने उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र, जो है 1202 या से 1212 1712 तक बना था। मध्य में तैमूर है, ये वाला तैमूर, और उसकी दाहिनी और उसका पुत्र मीरन शाह, उसके दाहिनी ओर ये है मीरन शाह। मीरन शाह, इसका हम करते हैं थोड़ा पेन चेंज। पेन ले लेते हैं ब्लू या वाइट। मीरन शाह जो मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद, ये है अबू सैद, जो बाबर का दादा था, और तैमूर की बाई और सुल्तान मिर्जा मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा। ये है बाबर के परदादा, जो हो गए कौन? मोहम्मद मिर्जा। और उमर शेख, बाबर के पिता, उमर शेख बाबर के, उमर शेख ये पिता, मतलब -1 अगर, और ये हो गए -2। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां। तो ये हो गए
बाबर, अकबर और शाहजहां। और उसकी और दाईं और क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। ये है हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। जहांगीर और ये हो गया औरंगजेब। तो ये हो गया तैमूर, ये हो गया बाबर, बाबर के पिता। ये हो गया तैमूर। फिर हो गया ये मीरन शाह, इसका बेटा। फिर ये हो गया इसका बेटा, इसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ अबूरोद, इसका बेटा ये हुआ वापिस उमर शेख, उमर शेख का बेटा हुआ बाबर, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां, शाहजहां का बेटा हुआ अकबर। टोटल कितने हुए? 5 और 5 10 और 11 जने। ये सारे हुए तैमूर के वंशज। उन्होंने अपनी वंशावली का चित्र का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूहों को तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभ्यास। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से लेकर 1530 में जब 1994 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया उसने। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपने को कब्जा कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप ये गौर कर सकते हैं कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, सिक्कों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों में भी गौर करें। अफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो पाया? ये 2 चित्र दे दिए गए हैं जिसमें ये मुगल फौज के अभियान दिए गए हैं। जो युद्ध के प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में आई थी। आग्नेय अस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। यह है चित्र 4, जिसमें 16वीं शताब्दी में युद्ध के तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ और बाबर इसका पानीपत में पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। ये है तालिका 1, जिसमें मुगल सम्राट के अभियान और उनकी घटनाओं के बारे में प्रमुख प्रमुख चीजें दी गई है, जिसमें बाबर का कार्यकाल था 1526 से लेकर 30 तक ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया एवं 1927 में खानवा में राणा संगा राजपूत राजाओं और अनेक समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं उसका बेटा था, जो 1530 से 40 और 55 से 56 में शासक रहा और हुमायूं ने अपने पिता की
वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, जिसके उसके भाई मिर्जा कामराज की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में और फिर 40 में कन्नौज में, 39 में चौसा और 40 में कन्नौज। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत के में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से लेकर 1605 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना। अकबर उसके शासनकाल में 3 गतिविधियों में बांटा जा सकता है। 1556 से लेकर 70 तक के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया और उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी और चित्तौड़ और 1969 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। उन्हें 1579-80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 85 से लेकर 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। फिर है जहांगीर 1506 से लेकर 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन में अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम के बाद सम्राट शाहजहां कहलाए ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। फिर है शाहजहां। 1627 से लेकर 58 तक दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहाद लोदी और के विद्रोह किया और वो पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उसने औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसके शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक पहले देखे तो 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उन उत्तर पश्चिम में यूसुफई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ और राजपूतों मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक अशांति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल
कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और जिससे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का संयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों के अपने राज्य में मिला लिया और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों और छापामार पद्धति पर का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब ने उत्तर भारत में सिखों, जाटों और संतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। ये चित्र एक है जिसमें अकबर का शासन 1605 में दर्शाया गया है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के स्थान पर उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वह सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। इसके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कच्छावा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मानो जोधपुर के साथ राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से देखिए। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने इसके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करते परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बड़ा बना पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बनाए रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 में देखिए, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? मनसबदार और जहांगीर। जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी शामिल किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला है पद, दूसरा है वेतन एवं तीसरा है सैन्य उत्तराधिकारत्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी भी अधिक होती थी, दरबार में अभिजाति की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और
इसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। जात की श्रेणियां। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा एक जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 19 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करके वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। तो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते। वे न ही उन पर प्रशासन करते थे। इसके पास उनकी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन किया गया था, ताकि इसका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल तक उन्हें पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन के से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण उसे जहांगीर जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये चित्र है जो चित्र संख्या 5 अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। ये हो गया मनसबदार, ये उसकी सेना। यह है चित्र 6 शाहजहां के राजकाल में एक लघु चित्र में ब्यौरा है, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। एक भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए और दूसरे में है एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ये है रिश्वत लेते हुए और एक गरीब किसानों को सजा देते हुए। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल के 10 साल 1570 से लेकर 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों को में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर रहे सकते थे। वे और सावधानी पूर्वक उसका हिस्सा रख सकते थे। वे ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल साम्राज्य के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी।
अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और उसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी ही अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का यह सबसे रोचक आयाम है। विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है। ये चित्र सात अब्दुल फजल और अकबरनामा से लेते हुए अबुल फजल से अकबर नामा लेते हुए अकबर। ये अकबर हैं, ये अबुल फजल हैं और ये है अकबरनामा। अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और उसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का संयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सेना, सैनिक वेतनाधिकारी, सदन, धार्मिक और धर्मार्थ के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी का। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर संयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान और जहांगीर के ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ लिखा था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है। उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर से के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। यह कलमा करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये है नूरजहां का एक फरमान। मतान्धा। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों, जो रोमन के कैथोलिक थे, जो और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई।
अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श के अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धा पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमस्या पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वोच्च शांति के विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु मतान्तर का मतलब है ऐसा व्याख्यान या कथन जिसे अधिकार पूर्वक कहकर यह आशा की जाती है कि यह सब उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु उनका केंद्र बिंदु थी नीतिशास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिससे केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। चित्र 1 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। इस चित्र में आप क्या जेसुइट पादरियों को पहचान सकते हैं? ये रहे जेसुइट पादरी। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद किया और संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतबखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। राजमनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। सुलह ए कुल अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों की जगह के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप धार्मिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि इससे किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई ही पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में के 20वें वर्ष में दस्तावेजों में इसे पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य में अनुमानित राजस्व का 61.5% उसके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल साम्राज्य और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे।
परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान, शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इसमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था को में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग में हाथी में बहुत धन और संसाधन थे। हाथों में मुगल कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में से वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसमें से कुछ वे नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल साम्राज्य के स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, यद्यपि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य में के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में यह हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अन्यत्र अन्यत्र में है राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 शामिल है। इनके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उनकी फौजों ने बगदाद और इराक की हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता में को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर इस सेना ने प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इस नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीके का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। और आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, जो की थी 1558 से लेकर 1603 तक, और ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, जो था 1588 लेकर 1629 तक, और इसके इनसे कहीं ज्यादा विवाद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से लेकर 1584 तक, जो इवान दी टेरिबिन नाम से कुख्यात है। इसी के साथ आप कल्पना करें कि बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी ही उम्र के थे, मतलब कम उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।